हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम आपको इस बुक से छठा वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। यह बुक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है और इस बुक में नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो रेलवे का फॉर्म जो आया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी आप नर्सिंग का कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप इस बुक से देख सकते हैं। यह बुक बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत अच्छा यह बुक है। और यह बुक जो है यह देखिए PR यादव द्वारा है, अरावली पब्लिकेशन का है। तो इससे पहले मैं 5 वीडियो बनाई हूँ, आप लोग वह सब वीडियो भी ज़रूर देखिए। और आज हम छठा वीडियो बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करेंगे छठे वीडियो से। और आज का हमारा प्रश्न होगा 251 से। दो सौ इक्यावन हम निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। आज का पहला प्रश्न है 251 नंबर। इससे पहले मैं 250 तक कवर कर चुकी हूँ। तो प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन एमनियोटिक फ्लूइड के लक्षणों को अच्छे से वर्णन करता है। निम्न में से कौन सा कथन एमनियोटिक फ्लूइड के लक्षणों को अच्छे से वर्णन करता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ही दिया गया है, बाकी आगे है। तो पहला ऑप्शन देखिए, क्लियर डार्क एम्बर एंड कंटेंट श्रेड्स ऑफ म्यूकस। दूसरा है स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर एंड कंटेंट श्रेड्स ऑफ म्यूकस। तीसरा चौथा देखेंगे, तीसरा है मिल्की ग्रीनिश येलो एंड कंटेंट्स श्रेड्स ऑफ म्यूकस। और चौथा है ग्रीनिश येलो क्लाउडी एंड कंटेंट्स लिटिल वाइट स्पेक्स। और यह प्रश्न देखिए आप एम्स पटना स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, स्ट्रॉ कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड होता है, क्लियर होता है एंड कंटेंट श्रेड्स ऑफ म्यूकस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें भी ये बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि इसका फंक्शन है और एक नहीं है, उसे बताना है जो कि नहीं है। तो पहला क्या है, कस्निंग इफेक्ट टू द फिटस, यह तो इसका फंक्शन है। दूसरा है इम्प्रूव्स यूरिन आउटपुट, तो यही जो है इसी के अलावा ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के अलावा बाकी यह तीनों ऑप्शन जो है एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन होगा। तीसरा क्या था, मेंटेन्स इवन टेम्परेचर फॉर द फिटस। और चौथा प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ फिटस। तो यह तीनों जो है फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, सिर्फ इम्प्रूव्स यूरिन आउटपुट को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर। द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर, तो इसमें कौन कौन सा है बताइए। पहला है प्रोटेक्ट्स फिटस फ्रॉम जैरिंग एंड इंजरी। प्रोटेक्ट्स फिटस फ्रॉम जैरिंग एंड इंजरी, यह तो है ही। दूसरा है मेंटेन्स इंट्रा यूटेराइन टेम्परेचर, यह भी होगा। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू फिटस, यह भी एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन है। और प्रोटेक्ट्स द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा चारों ऑप्शन जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी एंड डी। अगला प्रश्न है, द मेजर कंट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीटल यूरिन।
द मेजर कंट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड इज फीटल यूरिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, fetus swallows some amount of liquor every day about, fetus swallows some amount of liquor every day about, तो उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। 16 सप्ताह बाद फिटस रोजाना प्रायः 200 से 500 ml दृढ़ निगल जाता है, और 200 से 500 ml निकलता है, और वो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, कौन सा इसमें हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा के द्वारा नहीं प्रोड्यूस करता है, तो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए। बाकी प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और एससीजी, यह तीनों जो है प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज सिक्रेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सिंसाइटियोट्राइफोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न देखिए एम्स भुवनेश्वर स्टाफ नर्स में पूछा गया है। अगला है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन, ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो उत्तर हो जाएगा एम्ब्रियोनिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अम्बिलिकल कोड शफल इज सिंक्रोनस विथ, अम्बिलिकल कोड शफल इज सिंक्रोनस विथ, तो इसका बताइए क्या होगा, मैटरनल पल्स, फिटल पल्स, नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ द एबव, बताइए इसका क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिटल पल्स। अम्बिलिकल कोड शफल इज सिंक्रोनस विथ फिटल पल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में इसमें कौन सा सही होगा, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड वुम्ब ऑफ मदर इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, प्लेसेंटा से ब्लड ले जाने वाली अम्बिलिकल वैन, प्लेसेंटा से ब्लड ले जाने वाली अम्बिलिकल वैन फीटस में किसके साथ प्रवेश करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 80% सेचुरेशन के साथ प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अम्बिलिकल वैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अम्बिलिकल वैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटल सर्कुलेशन में किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो डक्टस वेनोसस के माध्यम से प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अम्बिलिकल वैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटल सर्कुलेशन में डक्टस वेनोसस के माध्यम से प्रवेश करता है। आगे देखेंगे, फीटल सर्कुलेशन की एक एसेसरी स्ट्रक्चर, फीटल सर्कुलेशन की एक एसेसरी स्ट्रक्चर जो अम्बिलिकल वैन को इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट करती है कहलाती है, फीटल सर्कुलेशन की एक एसेसरी स्ट्रक्चर जो अम्बिलिकल वैन को इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट करती है क्या कहलाती है, डक्टस वेनोसस, ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न्स टू द फिटस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न्स टू द फिटस विया द अम्बिलिकल वेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है फीटल सर्कुलेशन में निम्न में से कौन सी वेसल। फीटल सर्कुलेशन में निम्न में से कौन सी वेसल में हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है। अम्बिलिकल वेन में हाईएस्ट ऑक्सीजनेशन कंसंट्रेशन होगा। फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन जो होती है इसमें सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फीटल ब्लड वेसल्स। फीटल ब्लड वेसल्स में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा किसमें होती है। तो डक्टस वेनोसस इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला देखेंगे ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन इज कॉल्ड। ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन क्या कहलाता है। तो लिगामेंटल टेरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह देखिए बीएसएफ स्टाफ नर्स में पूछा गया है। अगला है लिगामेंट टेरेस इज फॉर्म्ड आफ्टर। लिगामेंट टेरेस इज फॉर्म्ड आफ्टर ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन। अगला देखेंगे आफ्टर बर्थ ऑफ ए हेल्दी न्यूनेट। आफ्टर बर्थ ऑफ ए हेल्दी न्यूनेट द डक्टस आर्टियोसस बिकम्स द। तो क्या होगा लिगामेंटम आर्टियोसम। आफ्टर बर्थ ऑफ ए हेल्दी न्यूनेट द डक्टस आर्टियोसस बिकम्स द लिगामेंटम आर्टियोसम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगला देखिए एट बर्थ डक्टस वेनोसस। एट बर्थ डक्टस वेनोसस कोलैप्स एंड चेंज टू। डक्टस वेनोसस कोलैप्स एंड चेंज टू क्या होगा लिगामेंटम वेनोसम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फीटोप्लेसेंटल। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन के समय दोनों एट्रिया बीच के संट को क्या कहते हैं। तो फोरामेन ओवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन के समय दोनों एट्रिया के बीच के संट को फोरामेन ओवल कहते हैं। अगला देखिए द यूटेराइन ब्लड फ्लो एट टर्म। द यूटेराइन ब्लड फ्लो एट टर्म 500 to 750 ml per minute। ऑप्शन नंबर डी। अगला है फीटस का ब्लड प्लेसेंटा में से लगभग बहता है। फीटस का ब्लड प्लेसेंटा में से लगभग कितना ml पर मिनट बहेगा। तो 400 ml पर मिनट बहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स द प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम। द प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम। तो कोरियन फ्रोंडोसम, कोरियन फ्रोंडोसम एंड डेसिडुआ बेसिलिस दोनों से प्लेसेंटा डेवलप होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। कोरियन फ्रोंडोसम एंड डेसिडुआ
बेसिलिस। आगे देखेंगे, द प्लेसेंटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, द प्लेसेंटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है प्लेसेंटा का, तो कोरियन फ्रंडोसम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थों का प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, पदार्थों का प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर किस मैकेनिज्म के द्वारा होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा भी होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होगा और एक्टिव ट्रांसफर से भी होगा। तीनों से होगा तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एंड सी तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 280 डेज। ऑप्शन नंबर डी, 280 दिन का गेस्टेशन होता है प्रेगनेंसी का, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 280 डेज। अगला देखिए, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी इज बोर्न एट टर्म, ए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी, ए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी इज बोर्न एट टर्म, तो 37 से 40 सप्ताह के बीच में एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न करता है और उसे हम लोग टर्म बेबी कहेंगे। अगला प्रश्न है, एट टर्म प्रेगनेंसी यूट्रस इनलार्ज फ्रॉम, एट टर्म प्रेगनेंसी यूट्रस इनलार्ज फ्रॉम 50 ग्राम्स टू 950 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी, टर्म प्रेगनेंसी में यूट्रस कितना 50 ग्राम से बढ़कर कितना हो जाता है, 950 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है, व्हाट इज वेट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट इज वेट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 900 ग्राम। यूट्रस का व्हाट इज वेट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 900 ग्राम। तो यूट्रस का वेट हो गया कितना, 900 ग्राम, ये तो आपको बता दिए। और अब आगे देखिए, एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा एट टर्म इज, तो कितना होगा, 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर और बीएचयू में भी पूछा गया है। और यह प्रश्न देखिए बहुत ही कॉमन है, आपको ये किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि प्लेसेंटा का टर्म बेबी में एवरेज वेट कितना होता है, तो 500 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मल क्राउन रम्प, नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ एट बर्थ इज, तो दो ऑप्शन हमारा यहाँ भी है, 72 से 80 और 78 से 85। अब बाकी इधर 20 से 25 और 38 से 50। तो क्या होगा इसका आंसर, नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ एट बर्थ इज 38 to 50 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वेट, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी में कितना अप्रोक्सीमेट वेट इंक्रीज करता है, तो 11.5 kg करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरी गर्भावस्था में सामान्य वजन 11 से 12 kg तक बढ़ता है। अगला देखिए, व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी, व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी, तो आंसर होगा 1, 5 एंड 5। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेगनेंसी के अंत में कुल पानी की मात्रा जो संपूर्ण प्रेगनेंसी में रोकी जाती है वह अनुमानित होती है। प्रेगनेंसी के अंत में कुल पानी की मात्रा जो संपूर्ण प्रेगनेंसी में रोकी जाती है उसका कितना अनुमानित होगा? तो 6.5 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द fetal वेट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी। जॉनसन फार्मूला, हैडलॉक फार्मूला और श्रीफर्ट्स फार्मूला तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस। आगे देखेंगे अगला है 32 से 40 वीक की प्रेगनेंसी। 32 से 40 वीक की प्रेगनेंसी के बीच में फीटस का अनुमानित वेट गेन होता है। 32 से 40 वीक की प्रेगनेंसी के बीच में फीटस का अनुमानित वेट गेन कितना हो जाएगा? 25 ग्राम पर डे। अगला देखिए प्रेगनेंसी में निपल्स के चारों ओर की हाइपरट्रोपिक सीबेशियस ग्लैंड क्या कहलाती है? तो मोंटोगेमेरी ट्यूबरकल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रेगनेंसी में निपल्स के चारों ओर की हाइपरट्रोपिक सीबेशियस ग्लैंड मोंटोगेमेरी ट्यूबरकल कहलाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो भी वीडियो हो आपके पास समय से पहुँच सके। और इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज़ द मोंटोगेमेरी ग्लैंड सिचुएटेड? विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज द मोंटोगेमेरी ग्लैंड सिचुएटेड? तो नियर द बेस ऑफ द निपल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। तो जिन भी फ्रेंड्स ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर रेलवे में फॉर्म भरी हैं तो वह ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें आरआरबी स्टाफ नर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो और उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, तो इसलिए ज़रूर देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है प्रेगनेंसी में मोंटोगेमेरी फॉलिकल प्रकट होते हैं। कहाँ होते हैं? ब्रेस्ट में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी। 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर प्राइमरी एरोला के ऊपर छोटे नोड्यूल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर प्राइमरी एरोला के ऊपर छोटे नोड्यूल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वह मोंटोगेमेरी ट्यूबरकल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेगनेंसी में चिक बोन, नोज के ब्रिज व फोरहेड के ऊपर की स्किन का डार्कनिंग होना क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी में चिक बोन या नोज के ब्रिज व फोरहेड के ऊपर की स्किन का डार्कनिंग होना क्या कहलाएगा? तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है? चैडविक साइन, हैगर साइन और तीसरा है लिनिया निग्रा और चौथा है कोलाज्मा। तो कोलाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला देखिए कोलाज्मा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉमनली फाउंड ऑन। कोलाज्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉमनली फाउंड ऑन, तो चिक में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ए नर्स वुड एक्सपेक्ट कोलाज्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिक, फॉरहेड एंड नोज। और यह प्रश्न देखिए WCL स्टाफ नर्स में पूछा गया है। अगला देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में एब्डोमेन के लोअर पार्ट में बनने वाली वाइट लाइंस को क्या कहेंगे? तो प्रेगनेंसी में एब्डोमेन के लोअर पार्ट में जो हमारा वाइट लाइंस बन जाता है उसे हम लोग स्ट्राइग्रेविडेरम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, स्ट्राइग्रेविडेरम कहेंगे। और यह प्रश्न भी देख लीजिए आप, RRB स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। अगला है प्रेगनेंसी के दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस से ज़िफा स्टर्नम तक के मिड लाइन स्ट्रेचिंग में ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया क्या कहलाता है? और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आपको किसी भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है और यह बहुत कॉमन प्रश्न है और यह लगभग सभी नर्सिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और इसका उत्तर है लिनिया निग्रा, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रेगनेंसी के दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस से ज़िफा स्टर्नम तक के मिड लाइन स्ट्रेचिंग में ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया लिनिया निग्रा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले पिगमेंट्री बदलाव जिन्हें लिनिया निग्रा कहते हैं, यह किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, थायराइड हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसका उत्तर क्या होगा? किसके दौरान लिनिया निग्रा जो होता है यह किस कारण से होता है? तो यह मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, एक के अलावा बाकी सभी प्रेगनेंसी के समय होने वाले सर्वाइकल चेंजेस है। एक के अलावा बाकी सभी प्रेगनेंसी के समय होने वाले सर्वाइकल चेंजेस हैं, किस एक के अलावा? तो सर्विक्स फील्स लाइक द टिप ऑफ द नोज, सिर्फ इसके अलावा बाकी सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, सर्विक्स फील्स लाइक द लिप्स ऑफ द माउथ एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स। यह तीनों प्रेगनेंसी के समय होने वाले सर्वाइकल चेंजेस हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का अंतिम प्रश्न है, आज मैं ये 300 प्रश्न तक कवर करूंगी, इसके बाद मैं इसके आगे का वीडियो कल बनाऊंगी। तो आज का अंतिम प्रश्न क्या है? प्रेगनेंसी के समय टाइडल एयर का वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि उस समय क्या होता है? ए रिलेटिव इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द रिब केज। टाइडल एयर का वॉल्यूम बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के समय क्योंकि ए रिलेटिव इंक्रीज इन द हाइट ऑफ रिब केज होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आज का यहीं तक होगा, इसके आगे अगले दिन देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।